गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी व्याकरण की कक्षा में वर्तनी के लिए ये क्लास लेके आया हूं, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। कक्षा की शुरुआत करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के कक्षा की जो मेन टॉपिक है हमारा वर्तनी, उसके ऊपर। वर्तनी क्या होता है? इस वर्तनी से पहले हम हिंदी का इतिहास पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उनका उच्चारण स्थान, ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और वर्तनी की क्या ज़रूरत पड़ी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तनी की क्या ज़रूरत पड़ी। अगर इंग्लिश में देखा जाए वर्तनी को हम कहते हैं स्पेलिंग। अगर हम स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं तो हमारे अर्थ के अनर्थ हो सकते हैं। सेम उसी तरह हिंदी में भी क्या है, हिंदी में भी है कि हम जो उच्चारण करते हैं, जैसा उच्चारण करते हैं हम उसको लिख देते हैं। क्या ये ग्रामर की भाषा में या कह सकते हैं हिंदी व्याकरण की भाषा में सही है या गलत है, उसी को शुद्ध करना, अपने शब्दों को शुद्ध करना वर्तनी कहलाता है। तो कैसे शुद्ध करें, कैसे सही लिखें, वो है सही लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सही उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए कि वर्तनी क्या है। हिंदी में शब्दों की ध्वनियों को जिस प्रकार, क्रम और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है, उसी क्रम और उसी रूप में लेखन की जो रीति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। मतलब हम जिस क्रम में उच्चारण करते हैं उसी क्रम में हमें लिखना है। हमने क्या देखा कि जो वर्ण होती है, ध्वनि होती है, हमारे मुख से या और वायु के संपर्क से अलग अलग तरह की होती है। तो हम शुद्ध वर्तनी के लिए क्या आवश्यकता होती है? शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। अगर हम उच्चारण नहीं गलत करेंगे तो हम शुद्ध नहीं लिख पाएंगे। और जो टैट की एग्ज़ाम है या सी टैट के एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न आते हैं। अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं, अशुद्ध वर्तनी दी जाती है, उन शुद्ध हमें पहचानना होता है। तो हम कुछ नियमों को समझते हैं और कुछ शुद्ध शब्दों को भी देखते हैं। तो देखिए, जो अशुद्धि होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। किस समय अशुद्धि हो सकती है? शब्दों की जो वर्तनी में अशुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला वर्ण संबंधी और दूसरा शब्द रचना संबंधी। ये वर्ण संबंधी जो अशुद्धि होती है वो किस सब की हो सकती है? या तो मात्रा में परिवर्तन करके हम गलत उच्चारण करते हैं, या व्यंजन संबंधी मात्रा में हम उच्चारण करके गलत उच्चारित करते हैं और गलत लेखन करते हैं। तो देखिए, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि हम अशुद्धि कैसे करते हैं और उसे शुद्ध कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आता है अंग से संबंधित शुद्ध शब्द। अंग से संबंधित शुद्ध शब्द, जैसे हमें ये अंगूर है, ये अंगूर शुद्ध शब्द है। हम कैसे लिखते हैं? अंग ग दीर्घकार ऊर, अंगूर। लेकिन जब हम अगर अशुद्ध लिखेंगे, उच्चारण अगर ही गलत करेंगे तो क्या करेंगे? अंगूर, तो यह गलत उच्चारण हो जाता है। हमने गलत उच्चारण किया है। ये जो रेड वाले में लिखा हुआ है ये गलत उच्चारण है। जैसे हमने गलत उच्चारण किया अंग लकार, लेकिन उच्चारण शुद्ध उच्चारण क्या होगा? अलंकार। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हम शुद्ध लेखन भी करेंगे। तो देखिए, अलंकार शुद्ध लेखन है। एग्जाम में यही आएगा, ये वर्ड्स आएंगे हमारे पास
ये शब्द लिखे जाएंगे जो कि अशुद्ध रहेंगे, और हमें पहचानना रहेगा इन अशुद्ध शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, अलंकार, अंजलि, अंजलि को कैसे लिखा गया है, ये अशुद्ध में आधा न और जो को संयुक्त करके लिखा गया, लेकिन ये अशुद्ध है, ये गलत है। तो सही क्या होगा, अंजलि, अंश, सिंह, और इसमें सी, नौ को यहाँ पे देखिए नौ और ह का संयुक्त है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अनुस्वार होना चाहिए था सिंह के ऊपर में। ये कंठ और ये कंठ, ये दोनों कंठ मान्य है, लेकिन ये आधा नौ वाला कंठ मान्य नहीं है। चलते हैं अ से संबंधित अशुद्धि की तरफ। देखिए, अ से संबंधित में क्या, हम उच्चारण अगर हम ज़्यादा मात्रा बना दें, दीर्घ मात्रा दे दें, तो हम उच्चारण गलत कर देते हैं। जैसे आधीन बोल देते हैं, जो कि अशुद्ध है, गलत है। तो क्या होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। बांग्ला, ये भी गलत है, हम क्या कर दिए, दीर्घ स्वर का उच्चारण कर दिए, लेकिन क्या होता है, बांग्ला, अनुस्वार, बांग्ला। बारात, बारात वर्ड यूज़ कर देते हैं, गलत है। इसके अलावा अलावा और अलावा, अलावा, ठीक है। इसके बाद आता है अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय बोलते हैं, यहाँ पे अलावा था, ठीक है, अलावा, गलत है। अब देखिए, स्थान, स्थापना, स्नान, स्पष्ट, इसमें अ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसका जो उच्चारण किया जाता है वो अ लगा के, अस्थान, अ लिख करके, ये अशुद्ध होता है। अस्थापना, ये अशुद्ध हो जाएगा। स्नान, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ जो वर्ड लिखे गए, यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं, इनको आप ध्यान से गौर से देखिए और 2-3 बार इस वीडियो को देखिए या पॉज करके इस वीडियो को देखिए और इस शब्दों को लिखने का प्रयत्न कीजिए, शुद्ध लिखने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं, वो अशुद्ध से शुद्ध को या तो छांटना या टिक लगाने के लिए दिया जाता है, अशुद्ध वर्णों को देखने के लिए। अब देखिए, आ से संबंधित जो हम गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन गलतियों को सुधार करके शुद्ध रूप में लिखा गया है। तात्कालिक, और हम लिख देते हैं तत्कालिक, ये तात्कालिक होता है। हम उच्चारण कर देते हैं नादान, लेकिन होता क्या है, नादान। पारलौकिक उच्चारण करते हैं, लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में शुद्ध रूप क्या है इसका, पारलौकिक। तो मैं अभी शुद्ध रूप ही करूँगा, क्योंकि हमारे माइंड में क्या है कि अगर हम अशुद्ध वर्डों का ज़्यादा उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाता है, अशुद्ध वर्ड का उच्चारण करने से हमारा माइंड अशुद्ध ही पकड़ता है। देखिए, पारलौकिक, व्या, यहाँ पे क्या होएगा, व्यावसायिक, सांसारिक, यहाँ पे आकार आ गया, कल्याण, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। देखिए, अ, न, त, य, तीनों संयुक्त है यहाँ पे। मतांतर, चार दीवारी और आकाश। ई से संबंधित अशुद्धियों को देखिए, हर्षी और दीर्घी में हम बहुत अशुद्धियाँ करते हैं, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊँगा। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए, अतिथि, ये हर्षी और दीर्घी में अ, त हर्षिकार है और थ हर्षिकार है, अतिथि। परिणति, इसमें हम परिणति बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जलांजलि, वाल्मीकि, क्योंकि, चरितार्थ, ब्रिटिश, स्थायित्व, ये सारे शुद्ध वर्णों में लिखा गया है। आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। विद्यार्थियों, पुष्टि, कुमुदनी, गृहिणी, परिमार्जित, उजियाला, अनुभूति, साहित्यिक, निष्कपट, निर्दय, उत्पात और भानु, ये सारे ई संबंधी अशुद्धियाँ हैं। देखिए, यहाँ पे इन अशुद्धियों को देखिए, ये अशुद्ध नहीं है, शुद्ध वर्ड है, इनको हम हमेशा क्या करते हैं, गलत लिखते हैं। तो इन सब को एक बार 2 बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर शुद्धता को पा लेंगे। उसके साथ ही साथ क्या है, उच्चारण भी शुद्ध करना है, लेकिन उच्चारण किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे
लोकल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, इसीलिए उच्चारण में हो सकती है थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो जाए, लेकिन लेखन में अशुद्धि कहीं किसी अक्षर में नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान, उपद्रव, कुआं, अनुदित, ऊंचाई, हिंदू, ये सब दीर्घ या संयुक्त, इसको संयुक्त कर सकते हैं। ऊंचाई, प्रकृत, पैतृक, ये सब क्या है? पैतृक। प्रथा, वज्र, ऋग्वेद, श्रृंगार, एकांत, ऐश्वर्य, ऐतिहासिक, औषधालय, औलाद, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे शुद्ध वर्ड्स हैं। अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। व्यंजन संबंधी अशुद्धि क्या है? तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि में हम बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं। चंद्र बिंदु कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे अनुस्वार लगाना है, कहाँ पे संयुक्त व्यंजन में शुद्धि कर देते हैं। तो ये सारी शुद्धियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। देखिए अंश, उत्शृंखल, खींचना, आकांक्षा, पिंजरा, भाग्यवान, कार्यक्रम, संतुष्ट, घनिष्ठ, कुंडली, स्वास्थ्य, गृहस्थ, ये सारे जो हैं वो शुद्ध लिखे हैं। गृहस्थी, योद्धा, त्याज्य, व्याकरण, प्रफुल्लित, 25, उज्ज्वल, ये जो वर्ड्स हैं ये इसमें ये पूछने की जब संभावना रहती है। ये सब वर्ड्स ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये कठिन वर्ड्स हैं। तो इनको आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। मातृभूमि है, उज्ज्वल है, उदंड है, पवन पवनिष्ठ, उत्पत्ति, ईशान इत्यादि। अब चंद्रबिंदु और अनुस्वार वाले शब्दों को देखते हैं कि कहाँ पे हम चंद्रबिंदु लगाते हैं, कहाँ पे अनुस्वार लगाते हैं। जैसे अंगरखा, तो यहाँ पे हमें चंद्रबिंदु लगाना पड़ता है। आंगन, ऐसे उच्चारण, आँख, अंधेरा, उंगली, ये सारे वर्ड जो हैं ये सारे चंद्रबिंदु वाले बने हैं। चांद है, छटाक, जहाँ, कुंवर, गूंगा, साकल, बंगला, मुँह, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे जो शब्द हैं ये चंद्रबिंदु और अनुस्वार वाले हैं। अब देखिए हल संबंधी, ये जो छोटा सा ऐसे करके ऐसे है जिसको होते हैं हलंत बोलते हैं। ये अंत में लगता है इसलिए हलंत इसका नाम होता है। देखिए जैसे अर्थात, अर्थात ऐसे लिखा जाता है, मतलब तो के साथ में एक ऐसी हल्की सी लाइन खींची जाती है जिसे हल कहा जाता है। बुद्धिमान, वनिक, ये सारे क्या है? का लास्ट जो वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है उनके साथ ये ऐसे हलंत लगा दिया जाता है। वनिक के साथ, विधिवत के साथ, विद्वान के साथ, परिषद के साथ और श्रद्धावान के साथ। अब समझने का प्रयास करते हैं कि शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णानुक्रम संबंधी क्या क्या नियम है। मतलब अगर हमें हिंदी की डिक्शनरी को देखना पड़ेगा या हिंदी की डिक्शनरी में शब्दों को खोजना पड़ेगा तो क्या क्या नियम है उसके। तो सबसे पहले क्या नियम है कि शब्दकोश में पहले स्वर और उसके पश्चात व्यंजन का क्रम आता है। पहले हम स्वर वर्ण को रखते हैं। इंग्लिश शब्दकोश में क्या है, इंग्लिश डिक्शनरी में क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली है, पहले हम ए लिखते, बी, सी, डी, ई ऐसे शब्दों को खोजते हैं। लेकिन हिंदी में क्या है कि पहले स्वर वर्ण को रखा गया है, उसके पश्चात व्यंजन वर्णों को रखा गया है। ये नियम जानने के बाद आपको शब्दकोश में से कोई भी शब्द को खोजने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता। कोई ऐसा शब्द है जो अनुस्वार वाला हो या विसर्ग वाला हो तो उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो कैसे उसके शब्द को खोजेंगे? लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें किसके साथ यूज़ किया जाता है? अ के साथ, आ के साथ, हर्षी के साथ, दीर्घी के साथ, हर्षों के साथ, दीर्घों के साथ, इनके आदि के पहले स्थान दिया जाता है। इनका स्थान पहले दिया जाता है, जैसे कंग और कह। ठीक है, उसका देखिए पूर्ण वर्ण के पश्चात संयुक्त अक्षर का क्रम होता है। जो पूर्ण वर्ण हो गए, पूर्ण वर्ण कौन कौन से हो गए? कोई सभी जैसे क, का, की, ये सब जो हो गए ये पूर्ण वर्ण हो गए।
और उसके बाद जो संयुक्त वर्ण है क और य का संयुक्त, क और व का संयुक्त क्रम, तो इनका स्थान दिया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई पृथक शब्द ही नहीं है, जैसे कि अक्ष का, त्र का, ज्ञ का कोई पृथक शब्द नहीं मिलता। इस कारण से इसको कहाँ पे खोजा जाना चाहिए हमें? अक्ष के लिए इसके जो संयुक्त शब्द हैं आधा क, कहलन और श, ये शब्दों के, इस शब्दों से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उसमें हमें क्ष वाले शब्दों को खोजना पड़ेगा। त्र वाले शब्द को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? आधा त और र वाले संयुक्त शब्दों को खोजना पड़ेगा। इसी तरह ज्ञ के लिए ज और ञ को खोजना पड़ेगा। देखिए ग, ञ, ण, न और ढ से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वर्तनी को समझे। वर्तनी पे हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसके शब्दों को हमें लिखने की ज़रूरत है, शुद्ध शब्दों को लिखने की ज़रूरत है। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो में जितने भी शब्द दिए गए हैं कम से कम उसका 2 से 3 बार अभ्यास ज़रूर करें। और मैं अगला वीडियो जो है वो सुपर 20 क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए और उसके बाद हम वर्ण विचार, शब्द विचार को लेकर के आएंगे। तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए और इस चैनल पे अगले वीडियो का एंजॉय कीजिए।